हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज जा रही है? जी सर। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। तो क्या मीनिंग होगा इसका, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का क्या मतलब हुआ? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होना, जैसे वो निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी होना। निर्णयन प्रक्रिया में यानी कि डिसीजन, और निर्णय के अलावा और भी कोई किन किन बातों में भागीदारी होगी? मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट तो हो ही गया। कंप्लीट मैनेजमेंट में कई सारा स्तर होता है भागीदारी का, तो वही मैं जानना चाह रहा था आपकी नजर में और क्या क्या स्तर है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, यानी एक हो गया प्रबंध, मैनेजमेंट, दूसरा हो गया श्रमिक, और तीसरा हो गया सहभागिता। तीनों को अलग अलग हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, पूरी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का होता है मतलब उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका दक्षता पूर्वक जो है हम मतलब ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी से तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग का मतलब क्या हुआ? अब उसको ऐसे समझिए, किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में अगर वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, उस इंडस्ट्री उस उद्योग की उत्पादकता इस बात पर निर्भर करेगी कि वर्कर कितने लगन से उस वर्क को कर रहे हैं। जो वो मशीन चला रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं, जो वो सामान यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, उसमें कितना कम से कम बर्बादी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आ जाएगी उसका दक्षता पूर्वक जो है सो संसाधनों का उपयोग में, और कितना प्रभावपूर्ण तरीके से इफेक्टिव रिजल्ट दे रहे हैं उन चीजों में। तो इसमें कई तरह की बातें मैनेजमेंट में आती है कि भाई हम जो रिसोर्सेज मेरे पास उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका तो पूरी इफिशियंसी से और पूरे इफेक्टिव वे से सही तरीके से हमको उपयोग करना ही है। जो भी लोग कार्य में लगे हुए हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है। तो इसमें क्या क्या बातें आएंगी? तो इसमें प्लानिंग से रिलेटेड पॉइंट्स आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट लीडिंग करना, नेतृत्व करना, लोगों को एक साथ लेकर के चलना। उसके बाद विभिन्न प्रकार का और भी जो है प्लानिंग में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों को और ज्यादा, हमारे जो वर्कर हैं उनको स्किल कर सकते हैं। तो कई सारे बातें जो है मैनेजमेंट में आती है। तो इन सारे बातों में अगर हम वर्कर को, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है हेनरी फेयोलिका की, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो इस तरह के कार्यों में अब मान लीजिए बैठ करके आपस में हम डिसाइड कर रहे हैं कि रेट क्या रखें हम अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका, ताकि मार्केट में वो, तो उस स्तर तक का भी आप पार्टिसिपेशन दे सकते हैं कि जहां पर किसी का माइक ऑन ऑफ कर लीजिएगा, तो उस स्तर तक का भी आप पार्टिसिपेशन में उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो है सो कोऑर्डिनेशन में, चूंकि वर्कर और एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट जो भी है उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। किनका माइक ऑन है भाई, ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी माइक ऑफ कीजिए, नीरज जी माइक ऑफ कीजिए। हम ऑफ कर देंगे तो फिर आप अगर चाहेंगे भी तो खुलेगा नहीं आपका, तो फिर वो आप क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ पाएंगे। आप लोग खुद कर लीजिए। सभी लोग माइक ऑफ कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप लोग क्लास का ऑन करके टहलने चले जाते हैं। जिनका फेस नहीं दिखता उनके साथ ये भी समस्या हो सकती है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि माइक ऑफ कीजिए तो रिस्पांस नहीं आ रहा है आपके एंड से। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये देखिए, नहीं जिनका ऑफ है तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। ये दो लोग, नीरज जी और गौरी जी, इनका माइक ऑन है तो ऑफ कर ले जल्दी से, क्योंकि बार बार वो आवाज आ रही है बीच में उसमें। चलिए,
ऑफ है सर, मेरा ऑफ है। मेरा भी सर हाँ। ऑफ था, अभी चलिए। ऑन किए। हाँ ठीक है, हम ऑन दिख रहा है, बंद कर लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को भाई। तो अब कौन जुड़ना चाह रहा है? हाँ चलिए। तो हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट में जो है वो मैनेजमेंट में कई सारी बातें आ जाती है, चाहे वो प्लानिंग करना हो गया, चाहे कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, चाहे वो लीडरशिप की बात हो गई, कई तरह की बातें उसमें आती हैं। और उसके बाद जो है वर्कर किसको कहते हैं? तो आप देखेंगे वर्कर के लिए अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो आईडी एक्ट वगैरह में क्लियर करता है कि वर्कर का मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं हो, पर्यवेक्षी पोस्ट पर नहीं हो, सुपरवाइजर के कैटेगरी में। ठीक है, सुपरवाइजर के कैटेगरी में हालांकि वहां पर वेज का लिमिट लगा हुआ है कि कितने वेज तक को ड्रॉ करेगा तो वो वर्कर में काउंट नहीं होगा। सुपरवाइजर, वर्कर और मैनेजर, आप लोग तीनों वर्ड को समझ लीजिए। वर्कर हुआ, सुपरवाइजर हुआ और मैनेजर हुआ। ठीक है, तो वर्कर, सुपरवाइजर और मैनेजर अगर हम आईडी एक्ट में देखें तो सुपरवाइजर किसको कहेंगे? वर्कर वैसा व्यक्ति हुआ जो किसी को रिपोर्ट करता है लेकिन उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता है, यानी उसका कोई मैनेजमेंट में कोई भी रोल नहीं है। वो केवल और केवल चुपचाप काम करता है, दिन भर के काम का अपना एक रिपोर्ट बनाता है या अपना जो भी वीकली रिपोर्ट बनाता है और अपना जो भी उसका सीनियर बॉस है उसको दे दिया। सुपरवाइजर जो होता है वो सुपरवाइज करता है कई सारे वर्कर को, यानी 5, 7, 10, 20, 25 जो भी हो। जैसे कि आपका होता है एरिया मैनेजर और उसके अंदर छोटे छोटे वर्कर होते हैं, तो एक तरह से वो सुपरवाइजर के कैटेगरी में आ गया जो कि 5, 7, 10, 20 वर्कर को मैनेज कर रहा है। और एक मैनेजर जो होता है वो कई सारे सुपरवाइजर को मैनेज करता है, तो उस हायरार्की में वो उससे भी सीनियर होता है। तो आईडी एक्ट में अगर आप जाएंगे इसकी परिभाषा में तो वर्कर तो सारे जितने भी वेज कमा ले, वो 50,000 रुपया महीना भी कमाए, अगर वो वर्कर है यानी सबसे किसी का भी वो जो है सो मॉनिटर नहीं करता है, काम का कंट्रोलर नहीं है, तो वो वर्कर में आएगा। सुपरवाइजर कुछ लोगों का काम को मॉनिटर करता है तो उसके लिए वेज है यहाँ पे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज तक पर मंथ अगर वो सैलरी अर्न करते हैं तो सुपरवाइजर के कैटेगरी में आएंगे। आईडी एक्ट 1947 में, फिर से याद रखिए इस बात को, नए वाले कोड में इसको इन्होंने बढ़ा करके 18,000 रुपया कर दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, और वेज कोड में 15,000 लिखा है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको भी ये बढ़ा के 18,000 कर दें, क्योंकि बाकी सब जगह 18,000 रुपया कर दिया। तो अभी है ये 10,000 रुपया तक, यदि कोई सुपरवाइजर की कैटेगरी में कमाएगा तो उसको वर्कर ट्रीट करेंगे, और 10,000 से ऊपर कमाएगा तो वो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर में आ जाएगा। सर हाँ क्वेश्चन है सर। सर अगर वेज एक्ट में 15,000 हो गया है तो ये तो पारित हो गया कि वेज एक्ट तो लागू हो गया है सर। क्वेश्चन हम कई बार डिफाइन किए हैं, पता नहीं आप नहीं सुने होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोड लागू मतलब हो गया और राष्ट्रपति की सहमति हो गई है, लेकिन पारित होना और इंप्लीमेंट होना दो अलग वर्ड है। पारित हो गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इंप्लीमेंट होगा जिस तिथि से सरकार उसको घोषणा करेगी, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके सर, थैंक यू। तो यदि पर्यवेक्षकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है या मैनेजमेंट के पोस्ट पर है तो वो वर्कर नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी कामगार उस इंडस्ट्री, फैक्ट्री या जहां भी काम करते हैं वो वर्कर है। और पार्टिसिपेशन माने हो गया उसके बराबर की भागीदारी। तो कहने का सीधा सा मतलब हो गया कि जो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति नहीं है उस उद्योग का और उस उद्योग में वो काम कर रहा है, अगर हम उसको मैनेजमेंट में कुछ निर्णयों में, अब डिपेंड करता है, अलग अलग लेवल है उसका, आगे हम लोग देखेंगे, हम उसको साझेदारी देते हैं तो हमारा वो हो गया पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जिसका कि अपना कई सारा बेनिफिट्स है, आगे हम लोग उसको जानेंगे। अब सामान्य अर्थों में हम कहेंगे क्या कि औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का मतलब है उद्योग से संबंधित विषयों के प्रबंधन में समान हिस्सेदारी। क्योंकि पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, सहभागिता बराबर भाग लेना, सह प्लस भागिता होता है। तो समान हिस्सेदारी यानी कि वो जितना वोट काउंट रखता है, सपोज कीजिए कि जो पोटेंशियल के साथ मैनेजमेंट का आदमी बोलेगा वही पोटेंशियल के साथ वर्कर का जो प्रतिनिधि है वो भी बोलेगा, या फिर अगर किसी बात पर दोनों में वोटिंग होती है तो वोट का हिस्सेदारी भी उनका बराबर हो। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्योग में श्रमिक केवल अपना श्रम नहीं बेचता बल्कि उद्योग के प्रबंध में भी अपना योगदान कर रहा है। केवल काम करके पसीना बहा के चला गया और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऊपर के लेवल पर क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाना है, कई सारी बातें होती है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है।
तो ये दिन चले गए। अब वर्कर्स को भी मतलब होगा कि एम्प्लॉयर उसके लिए क्या सोच रहे हैं, या वो मतलब नहीं होगा बल्कि वो उस डिसीजन का हिस्सेदार होगा। अब आईएलओ क्या कहता है इसके संबंध में? आईएलओ के अनुसार श्रम सहभागिता को व्यापक अर्थों में कामगारों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे कि किसी भी प्रकार की सूचना हो सकती है, वेज से रिलेटेड सूचना हो सकती है, लीव से, छुट्टी से जुड़ा हुआ सूचना हो सकता है, रात्रिकालीन पारी से जुड़ा हुआ सूचना हो सकता है, परामर्श, कोई भी बात को लेकर के सलाह, आपस में निर्णय, और बातचीत से लेकर और भी अधिक संस्थागत रूप जैसे प्रबंधन या पर्यवेक्षक बोर्डों में कामगारों की उपस्थिति। अब ये जो बोर्ड होते हैं ये बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बोनस कितना % देना है, या जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है उसको, और शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड जो डिसीजन है, तो इस तरह के बोर्ड में भी कामगारों की उपस्थिति, और यहाँ तक कि कामगारों द्वारा स्वयं प्रबंधन के संबंधित सभी शर्तों को सहमति करना समझा जाता है। कहने का मतलब कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, उसका लोअर से लोअर कैटेगरी हुआ, वो हुआ आपका सूचना वगैरह का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी शेयर कर लेते हैं, पार्टिसिपेशन उसको मैनेजमेंट में। और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे जो उनका बोर्ड होता है या मैनेजमेंट का जो हायर अथॉरिटी का आपस में टीम होता है, उस टीम तक में उनको जगह दिया जाना, इतने लेवल तक जो है सो हम लोग पार्टिसिपेशन मानते हैं। आईएलओ इसको पार्टिसिपेशन मानता है। वीजी मेहतराज के अनुसार सहभागिता का अर्थ है किसी औद्योगिक संगठन में साधारण कर्मियों द्वारा समुचित प्रतिनिधि के जरिए। साधारण कर्मियों द्वारा क्यों? क्योंकि वो वर्कर उस एम्प्लॉयर की तुलना में या उस मैनेजमेंट की तुलना में काफी कमजोर है, इसीलिए कह रहा है कि साधारण कर्मियों द्वारा, और वर्कर में उसके जो अपने प्रतिनिधि हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह के मेंबर होते हैं, उनके जरिए वो प्रबंध के सभी स्तरों में और प्रबंध की क्रियाओं के समस्त क्षेत्र में निर्णयन के अधिकार में, डिसीजन मेकिंग में, यानी कि वर्कर जो है उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का जो भी निर्णय होगा इंपॉर्टेंट, उसमें वो डिसीजन में वो भाग ले रहा है। केसी अलेक्जेंडर कहते हैं कि कोई भी प्रबंध सहभागी तभी होता है जब वो किसी भी स्तर या क्षेत्र में अपने निर्णयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर्मकारों को अवसर प्रदान करता है। जब तक आप डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तब तक उसको हम पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। सपोज कीजिए आप वर्कर को बैठा भी लिए, किसी तरह की मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग है और कोई डिसीजन लेना है, बैठा भी लिए, लेकिन उसके बातों का कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसने कोई निर्णय दिया या उसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, अगर कोई वोटिंग से बात होनी है, तो फिर उस सब का अर्थ ये हुआ कि उसका प्रबंध में सहभागिता का कोई मीनिंग नहीं रहा। सहभागिता का मीनिंग वो कह रहे हैं तभी होगा जब उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है सो आप इन्वॉल्व करते हैं, निर्णय की प्रक्रिया को वो अगर अफेक्ट कर सके। यदि वर्कर ना चाहे तो वो निर्णय न लिया जाए, इस तरह का उसमें पोटेंशियल हो, या जब वो अपने कुछ प्रबंधकीय प्रमाधिकारों के साथ भाग लेता है, यानी उसको कुछ विशेष राइट, स्पेशल राइट्स आप देते हैं, तभी जाकर के वो माना जाएगा कि वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुआ। इयान क्लेग क्या कहते हैं कि उनके अनुसार प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से ऐसी स्थिति का बोध होता है जिनमें कामगारों के प्रतिनिधि कुछ हद तक प्रबंधन के निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति प्रबंधन के हाथों में होती है। अब इनका अपना कहना है कि भाई निर्णय की प्रक्रिया में तो भागीदार होगा वर्कर, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन अंतिम डिसीजन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर फाइनल जो है सो प्रबंधन ही लेगा, क्योंकि प्रबंधन ने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका इतना बड़ा पूंजी लगा हुआ है एम्प्लॉयर का, तो उस हिसाब से ये बातों को सोच रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मालिक व श्रमिक आपस में सहस्वामी और सहकर्मी। सहस्वामी और सहकर्मी मतलब दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, मालिक हैं, और दोनों एक दूसरे के नौकर हैं। यानी इनका जो ट्रस्टीशिप का थ्योरी था, पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया आप लोगों से, जो कि कहते हैं कि भाई कोई भी संपत्ति पर कोई मालिक का अधिकार कंप्लीट रूप से नहीं हो, ठीक है, और उसका जो भी प्रॉफिट हो वो सब में बराबर बंटना चाहिए। तो ट्रस्टीशिप के थ्योरी के हिसाब से वो कह रहा है कि जो स्वामी है वह सहस्वामी, मतलब दोनों एक दूसरे के मालिक हैं और दोनों एक दूसरे के कामगार है, वर्कर है। मालिकों में यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि वे अकेले ही अपने उद्योग के मालिक नहीं है। वर्कर का जो श्रम है, पसीना है, वो भी उसको मालिक बनने का अधिकार देता है, बल्कि वे हजारों अन्य श्रमिकों के साथ वो भी उद्योग में क्या है, सहकर्मी है, सहयोगी है, साथ साथ मिलके उस उद्योग में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं जो आपने देखी, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि भाई जो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि एटलीस्ट कम से कम कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो है वर्कर के पास होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो फिर उसका पार्टिसिपेशन में, मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, उसका कोई बहुत मीनिंग बनता नहीं है। अब इसके कुछ प्रकार भी हैं, जैसे लाभांश में सहभागिता।
तो लाभांश में सहभागिता मतलब जो भी संस्था जो लाभ देती अर्जित करती है साल भर में, तो डिविडेंड जो भी आता है तो वेतन के अतिरिक्त जो उसको लाभ अर्जित होता है उसमें कुछ हिस्सा वो जो है वर्कर को डिवाइड करता है। तो ये भी एक सहभागिता का स्तर हुआ कि जो लाभ मिला। दूसरा होता है पूंजी में सहभागिता, कि श्रमिक जो है व्यक्तिगत लाभ का कुछ अंश जो है संस्था की पूंजी में सम्मिलित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका ये दोनों जस्ट उल्टी बात हो गई, समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किया किसी साल में अपने पूंजी के अलावे, तो 1000 करोड़ को जितने भी वर्कर हैं उनमें एक प्रोपोर्शनेट वे में डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसमें है कि मान लीजिए कंपनी का विस्तार करना है, एक नई शाखा खोलनी है, कुछ पैसे की जरूरत है 1000 करोड़ रुपए की, तो जितने भी उसके वर्कर हैं वो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं ताकि वो एक लमसम बने ताकि वो एक नई कंपनी और खड़ी हो सके। तो पूंजी में सहभागिता ये हो गया आपको लाभांश में सहभागिता, दोनों में ये अंतर हो गया। तीसरा प्रबंध में सहभागिता, जो संस्था के पूंजी के एक भाग होने के नाते जो है श्रमिक संस्था के प्रबंध और व्यवस्था में अधिकार उनको मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का जो डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, उसमें कुछ हद तक उनको जो है उनके निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अब प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात यह है कि यदि मैनेजमेंट में हम वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे तो सबसे पहला बात ये होगा कि वर्कर जो है उसकी जो समस्याएं हैं वो मैनेजमेंट के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ठीक है, अब उस इंडस्ट्री में कुछ समस्याएं हैं और वर्कर को वो समस्याओं से जो है सो जूझना पड़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो वर्कर के मन में थोड़ा सा आक्रोश आएगा। फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, 6 महीना, साल भर, और समस्याओं का आक्रोश बढ़ता जाएगा। लेकिन यही वर्कर या उसका प्रतिनिधि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वो प्रबंधन में अगर इन्वॉल्व है तो प्रबंधन को उन प्रॉब्लम से वो अवगत कराएगा कि भाई ये समस्या है। 2 बार, 3 बार, 4 बार अवगत कराएगा तो प्रबंधन भी सोचेगा चलो भाई इसका इस समस्या को सॉल्व कर दे, जो भी दिक्कत है, होने लायक है नहीं होने लायक है सॉल्व। तो इससे क्या होगा कि वो जो आक्रोश श्रमिकों में पनपता वो नहीं पनपेगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली औद्योगिक शांति बरकरार रहेगी। दूसरा बात ये भी होगा कि मान लीजिए चूंकि मैनेजमेंट में वो खुद इन्वॉल्व है तो जो भी निर्णय आएगा अब उस निर्णय को वर्कर मानेगा। क्यों? क्योंकि उस निर्णय से क्या है कि वो खुद ही जुड़ा हुआ है। अब अगर हम और आप दोनों मिलकर के कोई बात पर निर्णय लेते हैं तो कल को आप पलट नहीं सकते कि नहीं सर ये नहीं मानेंगे हम ये बात, क्योंकि आपने भी उस निर्णय में उतना ही साझेदारी दिया था। तो उत्पादकता में वृद्धि के यही सारे कारण होते हैं कि एक दूसरे को जब वो सपोर्ट करते हैं तो श्रमिक के भी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होती है, श्रमिक का भी आत्मसम्मान बढ़ता है, और उससे क्या होता है वो पूरे मनोयोग से काम करेगा, उत्पादन में वो बेहतर तरीके से प्रबंधन में हेल्प करेगा, और उससे क्या होगा कि उत्पादन लागत भी कम होगा। मैंने बताया, मान लीजिए अगर आप अपने फैक्ट्री के श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, सुबह शाम उनको जो है सो जब भी मुलाकात होती है उल्टा सीधा बातें बता करके उसको या डांट करके डपट करके काम करवाने का कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, श्रमिकों के मन में धीरे धीरे आपके कार्यशैली के प्रति जो है सो एक नफरत पैदा होगा। वो क्या करेंगे, ठीक है आपको देखेंगे आते हुए तो यार फिर आ रहा है, चलो ठीक है करो काम करो, जैसे ही जाएंगे उसके बाद फिर खैनी वैनी लेकर के चाय वाय लेकर बैठे रहेंगे, कोई देख नहीं रहा है। या फिर रॉ मटेरियल वगैरह, जहां 10 केजी रॉ मटेरियल से काम होना था वहां 12 केजी 14 केजी लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा फैक्ट्री में। अगर वही व्यवहार अच्छा रहे तो श्रमिक को एक मन में साइकोलॉजिकल ऐसा होता है कि वो चाहता है कि नहीं मालिक हमारा बहुत अच्छा है, हम इसके लिए कुछ अच्छा करें। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक प्रजातंत्र। आपने देखा कि भाई क्योंकि दोनों एक टेबल पर बैठ करके बात कर रहे हैं, यदि सामूहिक सौदेबाजी में अगर हम कहें तो वहां भी औद्योगिक प्रजातंत्र आता है, लेकिन वहां क्या है कि हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं यहाँ पर श्रमिक के ऊपर, श्रमिक जो है सॉरी नियोजक के ऊपर प्रेशर डालते हैं। लेकिन यहाँ जो है पार्टिसिपेशन में जब वो आ जाते हैं और साथ मिलकर के निर्णय लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी नीति है उस पर प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़ते ही हैं। दूसरा कि साथ मिलकर के निर्णय लेने से, सहभागी होने से क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है वो और मजबूत होता है, उनको कार्य की संतुष्टि भी मिलती है कि भाई हम ही सोचे हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे होना चाहिए और नियोजक भी उस पर एग्री किया है तो इस बात को हम मानेंगे। तो डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। औद्योगिक शांति, अब चूंकि डिसिप्लिन मेंटेन है, श्रम और प्रबंधन के बीच में सहयोग होने से ही दोनों ने समस्याओं का जो है समाधान किया, दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होगा। नियोजक में श्रमिकों के प्रति जो शोषण की प्रवृत्ति है वो भी समाप्त होगी, क्योंकि वो साथ बैठ करके निर्णय ले रहा है। और जैसे ही उद्योग में शांति
जो है सो पनपेगी तो निश्चित रूप से हड़ताल, धरना, विवाद इस तरह की बातें खत्म होगी। तो उसका अंतिम असर जो फिर किस पे पड़ेगा? उत्पादन पर पड़ेगा। उत्पादन जो है सो बेहतर होगा, राष्ट्र का उन्नति और बेहतर होगा। श्रमिकों के प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो ये बात भी मैंने आपको बताई कि चूंकि वर्कर जो है वो हमेशा खुद को समझेगा कि हम दीन हैं, हम सबसे कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप उसको एक वैल्यू देते हैं, उसको साथ टेबल पे बैठा के मैनेजमेंट में हिस्सेदारी देते हैं, डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगा और उसका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके उद्योग की बढ़ोतरी में, उत्थान में भी वो जो है सो झलकेगा, क्योंकि उसका मन खुश रहेगा तो वो चाहेगा बेहतर करे। कार्यकुशलता में, स्किल में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि प्रबंधन में जब वो सहभागी होगा तो बहुत सारे गुण को सीखेगा, रहस्यों को सीखेगा, बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी, कार्यप्रणाली के बारे में समझेगा। साथ ही वर्कर जो काम कर रहा है तो उससे भी कई सारे सुझाव आते हैं, जैसे कि हम लोग के यहाँ कई बार कहा जाता है कि योजनाएं जो है वो एसी चैम्बर में बैठने वाले लोग बना देते हैं, जो फील्ड में काम करता है उनसे पूछा नहीं जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि योजनाएं सही तरीके से धरातल पर नहीं उतरती है। एग्जैक्टली यही बातें यहाँ भी लागू हो जाती है कि अगर वर्कर काम कर रहा है, उसको सही में क्या प्रॉब्लम है, किन बातों से वो बार बार जूझ रहा है, उसको अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसे में अगर आप उसको इन्वॉल्व कर देते हैं तो प्रबंधन समझ पाता है सही समस्या को, सही समस्या समझने पर उसको उसका सही समाधान होगा। तो अल्टीमेटली जो है स्किल जो है या उसका जो श्रमिक के काम करने की क्षमता है उस सब में जो है सो बढ़ोतरी होगी और उससे उत्पादन प्रक्रिया जो है समय के साथ और भी बेहतर होती जाएगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो ऑब्जेक्टिव हैं आपके वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के। कुछ समाजशास्त्रियों ने उसमें और भी कुछ बातें कही है, जैसे कि वीजी मैत्रास कहते हैं कि श्रमिकों की सहभागिता देने के 3 मुख्य उद्देश्य, 3 उद्देश्य को उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट माना। पहला, उत्पादन में अधिक से अधिक योगदान देना, क्योंकि वर्कर मैंने आपको बताया कि वो खुश तो उत्पादन बढ़िया। दूसरा, श्रमिकों के मानवीय मूल्यों को स्वीकारना, आप उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि वह एक मशीन है या वो मेरा खरीदा हुआ दास है या वो पैसा लेता है, उसकी मर्जी रहे चले जाए, इस तरह का भावना आपके मन में नहीं आता है। आप उसको भी एक मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। और तीसरा, देश में औद्योगिक शांति, चूंकि दोनों मिल करके निर्णय लेते हैं तो इसीलिए शांति तो स्थापित रहेगी। उसी तरह महान नेता बीबी गिरी के अनुसार क्या है, प्रबंध में श्रम सहभागिता का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी, उद्योग में श्रमिकों के महत्व को रेखांकित करना और श्रमिकों के आकांक्षा की पूर्ति कर औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना है। यानी मोटा मोटी सब लोग वही बात कह रहे हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन को बढ़ाना तो चाहते हैं, इंडस्ट्रियल पीस को, औद्योगिक शांति को भी मेंटेन करना चाहते हैं, साथ ही हम जो है सो जो वर्कर है उसके भी महत्व को स्थापित करना चाहते हैं, उसके भी मानवीय मूल्यों और मानवीय वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का। उसके बाद कई लेवल का वो मैनेजमेंट में जो है उनका पार्टिसिपेशन हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर जो आपको लेवल है उसमें कई साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के लेवल की बात की है, जैसे कि डारेथिया स्विनिट्स, उनके अनुसार जो है सहभागिता का 3 स्तर है, सूचना सहभागिता, समस्या सहभागिता और विचार सहभागिता। ठीक है, सूचना सहभागिता, समस्या सहभागिता और विचार सहभागिता। सूचना सहभागिता मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे से। आज मशीन चल रहा था फैक्ट्री में और मशीन में कोई खराबी आ गई, ठीक है, वर्कर को क्या मतलब, आ गई, अपना बैठा हुआ है, जब आएगा मालिक देखेगा, जान समझे। अब पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, वर्कर जाकर के एम्प्लॉयर को कहेगा या मैनेजमेंट को कहेगा कि ये मशीन ऐसे ऐसे इसमें खराबी आ गई है या इस मशीन में इस चीज की आवश्यकता है या इसको ये जरूरत है। तो इससे क्या होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान। या कोई और बात, वर्कर एम्प्लॉयर को ही कोई और सूचना देनी है, फैक्ट्री को बंद करना है किसी कारण से, उसके एक हिस्से को बंद करना है, कोई बात है तो वो। दूसरा, समस्या सहभागिता, किसी प्रकार की समस्या आती है, ये भी सूचना ही की तरह हो गया। विचार सहभागिता हो गया, यदि वर्कर्स के मन में कोई आइडिया आता है कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो बेहतर तरीके से हो सकता है, या एम्प्लॉयर के मन में आता है, तो दोनों बैठ करके विचार को एक दूसरे से साझा करेंगे। उसी तरह अर्नेस्ट डेल कहते हैं कि इसको हम 4 स्तर में बांट सकते हैं, सूचनात्मक, परामर्शात्मक, रचनात्मक और संयुक्त निर्धारण। तो ये भी वही बात हो गया, सूचना देने से संबंधित सहयोग हो सकता है, परामर्श देने से संबंधित। रचनात्मक मतलब कुछ नया तरीके से सोचा, क्रिएटिव आइडिया। परामर्श मतलब जो चीज है उसी में सुझाव दिया, और
रचनात्मक मतलब हुआ कुछ नया क्रिएटिव सोच, और संयुक्त निर्धारण मतलब कुछ दोनों मिल करके ज्वाइंट डिसाइड करते हैं कि नहीं ये काम करना चाहिए। इस तरह से वीजी मेहतराज जो है उनके अनुसार जो है सहभागिता का 5 स्तर है: सूचनात्मक, परामर्शी, साहचर्य, प्रशासकीय और निर्णयात्मक। तो इन्हीं के 5 स्तर को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये पांचों स्तर क्या कहते हैं। तो सूचनात्मक सहभागिता नाम से क्लियर है, सूचना देने से संबंधित है। तो इस स्तर पर नियोजक उद्योग की कुछ विशेष क्षेत्र जैसे व्यवसाय की दशाएं, उद्यम का भविष्य, उद्यम की आर्थिक स्थिति, विक्रय एवं उत्पादन की स्थिति, कार्य एवं उत्पादन का तरीका, वार्षिक बैलेंस शीट आदि के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने को सहमत हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आपका जो अभी फैक्ट्री है वो कैसा चल रहा है, अगर इस तरीके से चलता है तो फ्यूचर में क्या स्थिति रहेगी, अभी आपका इकोनॉमिक मतलब जो स्टेटस है, आर्थिक जो स्थिति है उस फैक्ट्री की वो कैसी है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मार्केट में सेल सप्लाई हो रहा है, प्रोडक्शन और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉफिट में चल रहे हैं, घाटा में चल रहे हैं, कार्य के उत्पादन का तरीका, बैलेंस शीट वगैरह, उससे पता चलेगा कि लॉस में है, प्रॉफिट में है। इस सब तरह का सूचना जो है सूचना सहभागिता में आपको शेयर करते हैं। कौन? वर्कर को शेयर करते हैं मैनेजमेंट। दूसरा है समस्या सहभागिता। इसमें क्या हो गया, इस स्तर पर नियोजक जो है उत्पादन या उद्यम के विभिन्न संबंध विशेष जो समस्याएं होती जैसे कि निम्न उत्पादकता। अब उत्पादकता ठीक से मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल की ज्यादा बर्बादी हो रही है, बहुत ज्यादा वर्कर एब्सेंट रह रहे हैं, कामगार, चोरी हो रही है सामान की, करप्शन है, लीकेज है किसी तरह का। तो इन सब समस्याओं पर जो है समाधान के लिए श्रम संघ के साथ जो है पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट जो है पार्टिसिपेट करता है, उनका सहयोग प्राप्त करने का कोशिश करता है कि कैसे हमारी जो उत्पादकता कम है, वर्कर को जितना उत्पादन करना चाहिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बिस्किट की फैक्ट्री है और एक वर्कर एक दिन में 500 बिस्किट बना सकता है, बना रहा है 200, तो इस तरह के स्थिति में हम कैसे उसको बढ़ाएं, या फिर वो सामान की बर्बादी हो रही ज्यादा। अगर एक एस्टिमेटेड आपको क्या कह सकते हैं मॉडल दिया गया है कि 1 किलो जो भी सामग्री है, मान लीजिए बिस्किट बनाने की मैदा वगैरह, उससे 100 बिस्किट बनेगा, लेकिन अब 1 किलो से आपका 70-80 बिस्किट निकल रहा है, तो वो बर्बादी हो रही है कहीं ना कहीं। इस तरह के या चोरी होना, भ्रष्टाचार वगैरह, तो ये सब बातें समस्या की तरह जो आ रही हैं, उसमें जो है सो फिर मैनेजमेंट जो है सो वर्कर से कंसल्ट करता है, उसके साथ बैठ करके सलाह मशविरा करता है कि कैसे इसको हम कम करें। उसी तरह परामर्शी सहभागिता हुआ। इस स्तर पर नियोजक और श्रम संघ के बीच में कई पूर्व निर्धारित विषयों पर जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर, अस्थायी आदेश, ठीक है, उसके बाद उत्पादन एवं विनिर्माण का जो नया तरीका, बंदी एवं संचालन में रुकावट, कार्य की जो भौतिक दशाएं हैं, ये भौतिक दशाएं आप लोग ऑलरेडी समझते होंगे, कोई बताएंगे? भौतिक दशाएं क्लियर है ना? हाँ, ये अब इतने दिन से हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं, तो अब ये सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल पर अनुशासन, सुरक्षा, अनुपस्थिति, उत्पादकता आदि पर औपचारिक एवं नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाती है। उन पे कई सारे विषय जो उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखे कि इस पे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, दोनों बैठ करके, और अपने यहाँ जो है सो कई सारे फैक्ट्रीज में ये परामर्श सहभागिता तो देखा ही जाता है। एक तरह से धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ लेवल है, समझ लीजिए कि सूचना सहभागिता सबसे निम्न लेवल पर हो गया, केवल सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और फिर समस्या में उसको इन्वॉल्व परामर्श सहभागिता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, इसका वर्ड? परामर्श के लिए यहाँ पर एडवाइजरी होगा। ओके सर। हाँ, सलाह के रूप में, या एग्जैक्ट वर्ड देख भी लीजिएगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये आपको इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर को आपस में बैठ के, स्टैंडिंग ऑर्डर में कई सारे विषय होते हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें छुट्टी का तरीका हो सकता है, उसका बोनस इंक्रीमेंट, बहुत सारी बातों को उसमें जिक्र किया जाता है, उसका अपना एक मैटर है, कौन कौन सा मैटर उसमें होगा। उत्पादन एवं जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, प्रोडक्शन है, उस सब का क्या नया तरीका हम ला सकते हैं, किस तरीके से हम करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। बंदी वगैरह का अगर कोई समस्या आने वाली है, कार्य रुकने वाला है, तो इस सब पर जो है आपस में परामर्श, जो उसका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, इस सब तरह का जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, उसमें कोई समस्या आ रही है या कोई और बात है, कार्यस्थल पर मेंटेन रहे आपको डिसिप्लिन, सुरक्षा, सामान की, कार्यस्थल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस वगैरह, उत्पादकता, इन सब पर जो है सो आपस में परामर्श करते हैं। उसके अलावा प्रशासनिक सहभागिता, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया पार्टिसिपेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन मतलब सहभागिता के स्तर पर जो है आपको जैसे सुरक्षा, कैंटीन, कल्याण, प्रशिक्षण आदि में
प्रशासन का भार जो है श्रमिक एवं प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से होता है। यहाँ पे प्रशासन करने का मतलब समझते ही हैं, एक तरह से किसी चीज को चलाना मैनेजमेंट में। तो सुरक्षा का, मान लीजिए फैक्ट्री में सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा के लिए एक समिति बनेगी, सुरक्षा समिति, जो कि देखेगी सुरक्षा के सारे मापदंड को। तो उस समिति में वर्कर के भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, मैनेजमेंट का भी आदमी होगा, और इस तरह से कैंटीन चलाना है तो ठीक है, कैंटीन चलाने के लिए जो है वर्कर मैनेजमेंट मिल करके अपना एक टीम बनाएंगे, और वो लोग तो इस तरह से आपको वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज हो या ट्रेनिंग देना है, तो इस सब तरह का एडमिनिस्ट्रेशन में वर्कर को आप इन्वॉल्व करना। और निर्णयात्मक जो हो गया वो उच्चतम स्तर का हो गया, इसमें प्रबंधक और श्रम संघ दोनों संयुक्त रूप से कई पूर्व निर्धारित विषयों पर निर्णय ले लेते हैं। संयुक्त निर्णय है, दोनों के बात को माना जाएगा, और कई बार अगर आपस में टकराव होता है कि नहीं ये हो या ना हो, तो उसमें फिर दोनों जो है, सपोज कीजिए बोनस के मैटर पर दोनों में निर्णयात्मक सहभागिता है, तो फिर बोनस 8.33% तो मिनिमम देना है, लेकिन इस बार प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो एम्प्लॉयर कहेगा ठीक है हम 10% देंगे, वर्कर कह सकता है नहीं हम 12% लेंगे। और दोनों में चूंकि इस तरह का पहले से है, तो दोनों आपस में एक डिसीजन पर, निर्णय पर आ सकते हैं आपस में बैठ करके। तो इस तरह से जो है सो कई सारे स्तर है, लेवल है आपको पार्टिसिपेशन के, जिसमें कि सबसे बेस्ट कहा जा सकता है आपका डिसीजन मेकिंग। वहां पर अगर आप वर्कर को लेके जाते हैं तो कहा जा सकता है कि पार्टिसिपेशन सबसे बढ़िया हो रहा है वहां पे वर्कर का। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, तो एक तो श्रम संघ और प्रबंधक के मध्य जो है सद्भाव की वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब हम किसी भी समस्या पर या कोई भी बात पर आपस में मिलकर बैठ के बात करते हैं तो हमारा आपसी संबंध बेहतर होता है, पारस्परिक जो संबंध है, जुड़ाव है, मजबूत होता है। तो यहाँ पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होगी। औद्योगिक शांति की भी स्थापना होगी, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया, वर्कर जो है वो खुद मैनेजमेंट का हिस्सेदार है, तो मैनेजमेंट जो भी निर्णय ले रहा है वर्कर उससे पीछे हटेगा नहीं, वो उसको मानेगा, और मानेगा तो यदि वर्कर मान रहा है सारे बातों को, डिसिप्लिन मेंटेन है, और मैनेजमेंट ने भी जो निर्णय लिया वो उसको पूरा कर रहा है, तो फिर इंडस्ट्रियल पीस तो मेंटेन रहेगा, और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा, वर्कर खुश है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, वर्कर की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। औद्योगिक प्रजातंत्र जो है सामूहिक सौदेबाजी की तुलना में इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि वहां पर जो है वो एक दबाव की राजनीति होती है, यहाँ पर दबाव वाली बात नहीं, यहाँ दोनों खुद जो है मिल करके कोशिश करते हैं हम कैसे बेहतर करें। प्रबंधकीय दक्षता में बढ़ोतरी होगी वर्कर के एंगल से और ज्यादा, क्योंकि वर्कर तो कभी भी मैनेजमेंट में रहा नहीं, अब वो मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहा है, तो उसका जो है मैनेजमेंट स्किल भी बढ़ेगा, उसके पास एक सोचने का नया तरीका होगा। अब जैसे कि हम लोग कभी कभी अगर एज ए स्टूडेंट आप सोचेंगे तो कई बार हम आपको गलत लगेंगे, एज ए टीचर हम सोचेंगे तो कई बार आप हमको गलत लगेंगे, लेकिन जब हम दोनों रोल में रहेंगे, स्टूडेंट भी और टीचर भी, तब हम किसी बात को सही तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ ये बात सही है या नहीं। तो इसलिए जो है सो जब वो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों रोल में रहता है तो वो समझ पाता है कई बार कि हाँ ये वो, या वो ऐसा मांग नहीं करेगा, वो ऐसा डिमांड नहीं करेगा जो कि सही में नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैनेजमेंट में है, वो जानता है कि इस डिमांड को पूरा करना इस सिस्टम या इस मैनेजमेंट के लिए संभव नहीं है। तो मैनेजमेंट स्किल उसका बढ़ता है। श्रमिकों के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से जब उसको हम बराबर का टेबल पर बैठाएंगे, बात करेंगे, निर्णय में उसको भागीदारी बनाएंगे, तो उसके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठा में, समाज में उसके सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बाह्य हस्तक्षेप में कमी होगी। अब होता क्या कि जब उसी इंडस्ट्री के ट्रेड यूनियन या वर्कर जो हैं एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, तो फिर तीसरा किसी आदमी को जरूरत ही नहीं पड़ता है कि वो बीच बचा मध्यस्थता करे। तीसरा आदमी कहने का मतलब यहाँ तो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति हो सकता है, गवर्नमेंट के सेंस में आप इसको मान सकते हैं, कंसलेशन ऑफिसर हो सकता है आपका, या आपका एडजुडिकेशन वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन सब की कमी हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बैठ के निर्णय कर रहे हैं, निर्णयों को लागू करने में भी सुविधा होगी। साथ मिलकर के हम लोगों ने सोचा था कि ये काम करेंगे तो ठीक है लागू कर देंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप से अनावश्यक जो है सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि तीसरा आदमी जो है ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर अगर हो तो दोनों में अपने तरीके से हित साधने का कोशिश करता है। उद्योगों का समाजीकरण होता है, जो समाजीकरण मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे हम लोग समाज में मिल के रहते हैं, भाई बहन, बंधु, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, तो उस तरीके से उद्योगों में भी मालिक और वर्कर के बीच इस तरह का एक सामाजिक संबंध जो है वो बनने लगता है, यानी कि वो अपने आप को एक दूसरे के नजदीक लाने लगते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में दोनों उनकी हिस्सेदारी है वर्कर्स की,
और एम्प्लॉयर ने भी वर्कर को बराबर का हिस्सेदार बना रखा है, या उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से देखना या एक बराबर का दर्जा देना, ये सब बातें एम्प्लॉयर के एंगल से हो रही हैं। तो क्या होता है कि दोनों के बीच का जो संबंध है वो मजबूत होता है, सोशल रिलेशन डेवलप होता है उन दोनों के बीच में। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं आपको प्रबंध में सहभागिता के। इस एंगल से आप जो है सो इस चीजों को, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इसका बेनिफिट्स वगैरह में, तो ये पॉइंट्स लिखेंगे, अदरवाइज आपका जैसा भी अभी तक जो भी पॉइंट आया उसमें से रिलेटेड आएगा तो उन एंगल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर।